स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जो कि जीव विज्ञान क्लास 12 के 70 महत्वपूर्ण टॉपिक की है। आज हम आपको जीव विज्ञान के 70 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जो आपके यूपी बोर्ड 2022 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो वेरी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वेरी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो गारंटी से कह सकता हूँ मैं कि आप इन्हें पढ़कर 70 में 70 ला सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हैं उनमें से आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेंगे। सिर्फ आपको टॉपिक को पढ़ना है, उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा टॉपिक, जैसे कोई सा भी टॉपिक हो आपको पहले से लाकर लास्ट तक उसको पढ़ना है, उसके बारे में हर एक क्वेश्चन निकालना है, फिर आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बस हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है जो बताया जा रहा है। बस मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इन टॉपिकों को पढ़कर आप 70 में 70 ला सकते हैं। 70 बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण, जो हर बार पेपरों में आ चुके हैं, अभी तक यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो भाइयों, आपको पढ़ना ज़रूर है। चलिए तो देखते हैं 70 टॉपिक। जब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो तो बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। यूपी बोर्ड की तैयारी आज आपको बेहतर तरीके से कराते हैं। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा परागण तथा परागण के प्रकार। तो परागण जानते हो, परागकणों का क्या होता है, परागकणों का ऐसे देख सकते हैं कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। ठीक है, परागकणों का परागकोश से कहाँ तक, वर्तिका तक या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, आप जान सकते हैं। एक तो स्वपरागण और एक दूसरा होता है परपरागण। ठीक है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। आपको इन दोनों को भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। स्वपरागण क्या होता है, परपरागण। परपरागण किस प्रकार होता है, इसे आप देखते हैं जल द्वारा, वायु द्वारा है और जीवों द्वारा भी क्या होता है, वायु परपरागण होता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। फिर है अगला द्विनिषेचन क्या होता है। द्विनिषेचन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनिषेचन क्या होता है, फिर आप देख सकते हैं कि जो द्विनिषेचन है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, एस.जी. नवासेचन ने। किसने की थी, एस.जी. क्वेश्चन पूछा जाता है किसने, एस.जी. नवासेचन ने। कितने में की थी, बात की जाए तो एस.जी. नवासेचन ने इसकी खोज सन 1898 में, सन 1898 में, कितने में, सन 1898 में। और बात की जाए किस पादप में की थी, तो देख सकते हैं आप कि फ्रेटिलेरिया तथा लिलियम के पादप में, फ्रेटिलेरिया तथा लिलियम के पादप में। ठीक है, किसमें, लिलियम के पादप में द्विनिषेचन की। अब बात की जाए कि होता क्या है द्विनिषेचन, होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए द्विनिषेचन होता क्या है, तो इसमें एक नर युग्मक अंडकोशिका में संलयन कर एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। फिर ये दूसरा नर युग्मक संलयित होकर, यानी दूसरा युग्मक क्या होता है, द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपूर बनाता है, जो कि यानी इसे पहले क्या बनाते हैं, द्विगुणित 2n। फिर पहली नर, इसमें एक नर युग्मक पहला
अंड कोशिका से संलेपित होकर क्या बनाता है, एक द्विगुणित बनाता है। फिर वह त्रिगुणित यानी दूसरी कोशिका से संलेपित होकर त्रिगुणित संलयन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह क्रिया मतलब आवृतबीजी विशिष्ट लक्षणों में हो जाती है। ठीक है, फिर यह क्रिया द्वैत संरचना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। देख सकते हैं प्रश्न नंबर क्या है, बहुभ्रूणता। क्या है, बहुभ्रूणता। अब देख सकते हैं बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो पता होगा कि ल्यूवेनहॉक ने। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज किसके ऐसे, बहुभ्रूणता होता क्या है, जब एक बीज में अनेक बीज विकसित हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। जब एक बीज में किसमें होती है, बीजों में, जब एक बीज में अनेक विकसित हो जाते हैं तो यह क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। याद कीजिए ऐसी। ठीक है, आसंग जनन आपको पढ़ना है। आसंग जनन होता क्या है कि कभी कभी आवृतबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना अर्थात यानी युग्मकोविद्वत के बिना नर एवं मादा युग्मक के संलयन से भी एक भ्रूण या बीजाणुद्भिद का बन जाता है। एक क्रिया क्या कहलाती है, आसंजन की। जैसे ये होती है नींबू, बात की जाए तो नींबू, संतरा, नींबू नागफनी। ठीक है, तथा ये और भी हो सकती हैं, जैसे क्रोपस में भी ये होती हैं, क्रोपस में भी होती हैं। ठीक है, तो फिर ऐसी बात कहते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे कि अनिषेक फलन या तथा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन ये असंगत जनन का एक ही उदाहरण है। ठीक है, अब बात की जाए अनिषेक फलन की, तो होता क्या है, अनिषेक फलन क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिषेक जनन की बात करें तो अनिषेक फलन का सब नाम किसने दिया था, नेल ने। किसने, नेल ने दिया था। और सामान्य निषेचन के पश्चात जो अंडकोशिका में फल में परिवर्तित होता है, लेकिन कभी कभी वे प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडकोशिका यानी फल में विकसित हो जाता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे बात की जाए किस किस्म होता है, तो बात की जाए केला, पपीता, ठीक है, संतरा, नाशपाती आदि, इनमें सब में होते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक जनन की बात की जाए तो अनिषेक जनन भी वही इसी असंगत जनन का एक, जब अंडकोशिका में बिना निषेचन के आगुणित भ्रूण में विकसित हो जाती है, यानी बिना निषेचन के आगुणित भ्रूण में विकसित हो, जब अंडकोशिका बिना निषेचन के आगुणित भ्रूण में विकसित हो जाती है तो एक क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। जैसे केला एक अनिषेक जनन का एक उदाहरण है, अनिषेक जनन का एक इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, वही है वही अनिषेक फलन है, अनिषेक जनन। फिर देखेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र, दोनों के बारे में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनके भाग जितने भी होते हैं, जैसे बात की जाए नर जनन तंत्र की बात की जाए तो वृषण, शिशन, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण आदि सब इसके अंग होते हैं। इसी प्रकार अगर मादा जनन तंत्र की बात की जाए तो मादा में भी ऐसा भाग होते हैं, जैसे अंडाशय, दूसरी बात की जाए गर्भाशय, योनि, ये सब इसके मुख्य भाग हैं। अगर ग्रंथियों की बात की जाए तो सहायक ग्रंथि, तो एक स्तन ग्रंथि और एक है बार्थोलिन ग्रंथियां हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। ऐसे ही नर जनन तंत्र की बात करें तो प्रोस्टेट,
प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सबसे न्यूक्लियर नर्व में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ये सब आदि इनकी ग्रंथियां होती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शुक्राणु की संरचना, ये भी देखिए शुक्राणु की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु की संरचना को पढ़ लीजिए। फिर है मासिक चक्र है, ठीक है, स्त्रियों में होने वाले मासिक चक्र जो महीनों में होते हैं, ठीक है। फिर देखिए परिवार नियोजन पर टिप्पणी, परिवार नियोजन पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन पर टिप्पणी जरूर याद कीजिएगा। परिवार को कैसे या परिवार को स्थायी रखने की विधियां क्या क्या हैं। फिर अगला देखिए आप, जनन स्वास्थ्य तथा यौन संचारित रोग, जनन स्वास्थ्य और यौन संचारित रोग जो भी हैं, यौन संचारित रोग कौन से हैं? एड्स, HIV, ये सब क्या है? एक यौन संचारित रोग। सब एड्स किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा, ठीक है। फिर चिकित्सीय सगर्भता का समापन क्या है? तो इसको भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंध्यता क्या कहलाती है? इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। फिर है अगला क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, ये शॉर्ट क्वेश्चन में या दो नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर है लिंग सहलग्न क्या होता है? लिंग सहलग्न को भी आपको याद करना है। फिर सहलग्नता, ये सहलग्नता क्या है? और लिंग निर्धारण क्या है? लिंग निर्धारण भी इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण समझते हैं, जैसे नर की बात की जाए तो नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र, इनके निर्धारण की विधियां हैं। फिर है मेंडल के नियम, मेंडल के नियम, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको नियम, तीनों नियम, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन को है, अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन, तीनों नियम आपको याद करने होंगे। चलिए और देखते हैं। अगला है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार में एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको याद करना है। अगर इनके में से एक पे लिखने के लिए आ जाता है तो आप इनको जरूर लिखिए। फिर अगला है आनुवांशिक पदार्थ, इसे भी आप याद कर लीजिए। आनुवांशिक पदार्थ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है DNA की संरचना। DNA की संरचना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के भाइयों। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। DNA तथा RNA में अंतर, हर बार पूछे जाने वाला आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है, DNA और RNA में अंतर, ठीक है। DNA पैकेजिंग क्या है? DNA पैकेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। DNA जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, आप बस तैयार करते जाइए। 70 में 70 टारगेट बनाते जाइए, हमें 70 में से 70 लाना है तो लाना है। चलिए तो अगला देखते हैं, आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर है अगला जीन प्रारूप, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करिए। जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप क्या होते हैं? चार ग्राफ का नियम, चार ग्राफ का नियम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। चार ग्राफ का नियम को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। फिर है DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग को भी आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है भाई। बस आप तैयारी करते जाइए, ये टारगेट कोई मायने नहीं रखता, बस आप अच्छी तैयारी हो जाए। हर एक क्वेश्चन अगर आपका आ जाए पेपर में तो फिर तो ये बहुत आसान हो जाता है। फिर अगला देखते हैं अपन, मानव जीनोम परियोजना क्या है? इसको ही पढ़िए आप। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, इम्पोर्टेंट। कई बार मलेरिया परजीवी, मलेरिया होता कैसा है, किसके द्वारा होता है? तो वाहक कौन होता है इसका? मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है और किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम द्वारा ये फैलता है। इसका जीवन चक्र आपको अच्छी तरीके से याद करना है। फिर डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, इनको भी आपको याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए कराया जाता है, तो टाइफाइड के लिए कराया जाता है। कौन सा परीक्षण होता है? बिडाल परीक्षण,
बिडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए। फिर अगला है प्रतिरक्षा क्या है, यानी प्रतिरक्षी क्या है, और इनमें जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, जिसके लक्षण हैं, इनको भी आपको याद रखना है। फिर अगला है एड्स व कैंसर, एड्स, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर कई बार एड्स का नाम पूरा एड्स का पूरा नाम लिखने के लिए आ जाता है, किस एड्स का पूरा लगी तो क्या लिखेंगे आप, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम है या वायरस की आत्महत्या है। फिर इंटरफेरोन क्या होता है, इंटरफेरोन, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप अपना मॉडल खोलिएगा या कोई क्वेश्चन पेपर तो उसमें कई बार ये आया होगा इंटरफेरोन। फिर लिखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नशीले पदार्थ व इसके प्रभाव, नशीले पदार्थ व इसके प्रभाव, इन्हें भी आप देखिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ऐसा एक टॉपिक पढ़िए जैसे इनका घरेलू उद्योग में, ठीक है, घरेलू उद्योग में और उद्योगों में इसका क्या उपयोग है, ठीक है। घरेलू उद्योग में जैसे इडली डोसा बनाने आदि में उद्योग में, और वैसे और अन्य इनमें किड़वन में किया जाता है। तो ये बाहित मल, इसको ही पढ़िए, बाहित मल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके उपचार, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार तथा तृतीयक उपचार में इसका पूरे तरीके से आप याद करिए, पढ़िए। जैव उर्वरक क्या होते हैं, इन्हें भी पढ़ लीजिए। बायोगैस को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड को भी आप पढ़िए। फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, फिर तो देखिए ये तो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन श्रृंखला अभिक्रिया, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रतिबंधित एंजाइम क्या होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बायोरिएक्टर को भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पढ़िए, देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है अगला देखिए, परजीवी जंतु क्या है, परजीवी जंतु को भी पढ़िए। बायोपायरेसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोपायरेसी कई बार पेपरों में पूछा गया है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बीटी फसल या बीटी कपास, यानी सब बीटी फसल और बीटी कपास, ये सब इनको आपको पढ़ना है, जितने भी ये फसलें हैं। फिर स्टेम कोशिका क्या होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेम कोशिका क्या होती है। आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन, इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको देखिए हमारे टारगेट को टारगेट करेंगे, यानी हमें 70 में 70 लाने के लिए मदद करेंगे। फिर पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक को भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर अगला है क्वेश्चन हमारा जीन थेरेपी या एंजाइम थेरेपी, इसे भी आपको तैयार करना है। फिर है अनुकूलन पादपों में, यानी जैसे इनके प्रकार भी है, मरुद्भिद अनुकूलन, जलोद्भिद अनुकूलन, लवणोद्भिद, मरुस्थलीय अनुकूलन, ठंडे वातावरण में अनुकूलन आदि एक और भी है। इनमें सबको इनसे कई बार छोटे क्वेश्चन इनसे निकल के आते हैं। जलोद्भिद क्या है, मरुद्भिद क्या है, लवणोद्भिद क्या है, इनके उदाहरण किन में होता है, इन सबको आपको याद करना है। फिर है जरायुजी अंकुरण, फिर है सहोपकारिता, परजीवता और सहविता, इनको भी आपको पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है मृदा परिच्छेदिका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका क्या है। फिर है कीस्टोन प्रजाति भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कीस्टोन प्रजाति, ठीक है। फिर है प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी, प्रतिस्पर्धा यानी जीवों में जीवन जीने की प्रतिस्पर्धा। फिर अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना, सही पढ़िए, बाघ परियोजना। फिर क्या है प्रभाविता तथा अप्रभाविता, ये क्वेश्चन छूट गए थे जो पीछे वाले हैं। प्रभाविता तथा अप्रभाविता, प्रभाविता क्या होती है कि अगर शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वे प्रभावी और जो नहीं दिखाई देते हैं वे अप्रभावी कहलाते हैं, ठीक है। प्रभावी लक्षण अप्रभाविता, तो इसी में। फिर रेड डाटा बुक IUCN, ठीक है, इसे भी आप याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है
राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी, राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी पढ़ी। फिर पादप की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना यानी पुष्प में जो हमने पढ़ी है पुष्प की संरचना बनाई थी, इनमें सब दर्शाना है आपको कि पुंकेसर क्या होते हैं, ये सब ठीक है। परागकोश, पुष्प की संरचना जितने भी थे ये सब इसमें आपको दर्शाना है, ठीक है। इसमें अंडाशय, पुष्प की संरचना, फिर बाह्यस्थानी और स्वस्थानी संरक्षण, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अंतर भी आ जाता है, ठीक है। बाह्यस्थानी और स्वस्थानी संरक्षण। पहले देखिए जैव विविधता, जैव विविधता क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है RSC कार्यक्रम पर टिप्पणी, जे वेरी इंपॉर्टेंट, RSC कार्यक्रम क्या है। फिर है जैव पेटेंट क्या है, जैव पेटेंट, जैव पेटेंट के बारे में जानिए। फिर अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा, माइकोराइजा पर शॉर्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है RNA कितने प्रकार के होते हैं तथा RNA की संरचना, RNA के mRNA, tRNA, ये सब ZRNA, इनको आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है। फिर कोडोन तथा एंटीकोडोन में अंतर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एंटीकोडोन में अंतर। हमारे 70 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और वैसे भी हमने और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान क्वेश्चन बताए हैं, वो आपको यहीं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।